झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास में भी हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही किए थे और आज भी हम लोगों का कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बाकी रह गया था, तो उसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आगे हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से सारे लोग आ जाइए। आप लोगों को पता ही है कि ये जो क्लास है वो फिजिक्स का क्लास है और झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है, जिसका एग्ज़ाम 23 अगस्त 2026 को होने वाला है। तो जल्दी से सारे लोग आ जाइए और चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोगों का आगे का क्वेश्चन बाकी था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि किसी निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का दूरबिंदु 80 सेंटीमीटर है तो सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक लेंस की शक्ति लगभग होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, जैसा कि हम पिछले क्लास में भी आपको बताया कि सबसे पहले आपको देखना है कि क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे दूरबिंदु यहाँ पे आपको दिया हुआ है, दूरबिंदु फार पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, डी बराबर जो हो जाएगा वो 80 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका दूरबिंदु 80 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करते हैं तो 0.8 मीटर हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम यहाँ पे जो प्रयोग करते हैं वो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो दूरबिंदु दिया है 80 सेंटीमीटर, एफ जो दिया है वो जो इसका फोकस दूरी हो जाएगा, फोकस दूरी भी इसका डी हो जाएगा, यानी कि जो दूरबिंदु है तो एफ बराबर हो जाएगा -d। और -d क्यों होगा, क्योंकि -d इसलिए होगा क्योंकि जो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी माइनस में होता है। तो एफ बराबर जो हो जाएगा वो माइनस का 0.8 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लेंस की शक्ति P बराबर निकाल लेंगे 1/f, और f की जगह पे क्या रखना है तो 0.8, 1/0.8 रखेंगे और इसको काटेंगे तो 1.25 में कट जाएगा, यानी कि -1.25 हो जाएगा, -1.25 हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ पे दिया है, -1.25, ऑप्शन नंबर ए पे ही देखिए दिया हुआ है। माइनस में क्यों आएगा, तो आपको एक और चीज़ ध्यान देना है कि अवतल लेंस होता है तो अवतल लेंस कैसा होता है, तो अवतल लेंस की जो क्षमता भी होता है वो भी माइनस में होता है और फोकस दूरी भी होता है माइनस में होता है, जैसा कि हम पिछले क्लास में भी आप लोगों को बतलाए थे। अवतल लेंस की क्षमता भी अवतल लेंस की जो क्षमता होता है वो ऋणात्मक होता है और उसका फोकस दूरी भी ऋणात्मक होता है। तो अगर आपको ऑप्शन देखकर भी टिक करना होता तो आपको जो माइनस वाला है इसको नहीं करना, वो प्लस वाला जो है उसको नहीं करना है, जो धनात्मक है उसको नहीं करना है। फिर भी आप अगर तुक्का भी मारते हैं तो आपका 50% चांस है सही होने का। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, सेम यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का निकट बिंदु जो है वो 100 सेंटीमीटर, तो उसे सामान्य दृष्टि के लिए किस शक्ति के लेंस की आवश्यकता होगी, बतलाइए। इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें भी लिखते हैं, दिया गया है V बराबर, निकट बिंदु है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, यानी उसका इमेज जो है वो 100 सेंटीमीटर तक बनता है। तो V बराबर जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर V बराबर हो जाएगा। और दूरदृष्टि दोष है, यानी कि दूरदृष्टि दोष को किससे ठीक करते हैं, तो उत्तल लेंस। तो V बराबर जो हो जाएगा वो 100 सेंटीमीटर यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे निकट बिंदु क्या हो जाएगा, इसका निकट बिंदु कितना होता है, तो निकट बिंदु जो हो जाएगा U बराबर जो हो जाएगा वो -25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका निकट बिंदु, यानी कि U बराबर इसका कितना हो जाएगा -25, और इसका दूर बिंदु जो है वो 100 सेंटीमीटर है और 100 सेंटीमीटर माइनस में ही होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में ही होगा। इसका दूर बिंदु जो है वो माइनस में यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होगा। तो अब हम यहाँ पे लेंस का फार्मूला यूज करेंगे, तो 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो v की जगह पे 1/-100 माइनस 1/-25, और इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो यहाँ पे निकल कर आएगा वो 100/3 निकल कर यहाँ पे आएगा।
तो 100 बेटा यहाँ पे 3 क्या निकल कर रहा है F बराबर, तो अब हम यहाँ पे क्षमता निकालेंगे, लेंस की क्षमता P बराबर 1/F। जब F मीटर में हो तो हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो 100/F, तो 100/100/100/3। तो ये जो 100/3 है ये ऊपर जाएगा तो 3/100 हो जाएगा, और 100 से 100 कट जाएगा, तो P बराबर जो बचेगा वो 3 बचेगा, यानी कि 3 डायोप्टर, और 3 डायोप्टर प्लस में बचेगा क्योंकि उत्तल लेंस यहाँ पे है। उत्तल लेंस दिया है, उत्तल लेंस कहाँ पे दिया है, लेंस के बारे में कहाँ पे जिक्र हुआ है, तो इसका निकट बिंदु 100 सेंटीमीटर है। तो निकट बिंदु इसका 100 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या है, दूरदृष्टि दोष है। तो दूरदृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं, दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और उत्तल लेंस जो होता है वो धनात्मक होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को -2 डायोप्टर के चश्मे से दूर वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तो बिना चश्मे के उसका दूर बिंदु कितना होगा, बिना चश्मे का उसका दूर बिंदु कितना होगा। तो यहाँ पे भी सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है, तो यहाँ पे पावर दिया गया है, शक्ति बराबर दिया है -2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर दिया है। तो फोकस यहाँ पे निकाल लेंगे, फोकस दूरी बराबर P बराबर 1/F, तो 1/-2, और इसको काटेंगे तो F बराबर जो आ जाएगा वो -0.5 मीटर, F बराबर -0.5 मीटर। तो वो जो बंदा है वो बिना चश्मे के व्यक्ति का जो दूर बिंदु हो जाएगा वो 0.5 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 0.50 मीटर, 0.50 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर और उसे 25 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए किस प्रकार का लेंस की आवश्यकता होती है। और आप लोगों का अगले क्लास से जो होने वाला है 1 शॉट यहाँ पे क्लासेस होने वाले हैं, मैराथन क्लासेस होने वाली है। MCQ क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे सोल्यूशन होने वाला है। तो आप लोगों को हर एक क्लास में अब यहाँ पे 50 से 100 क्वेश्चन मिलने वाला है, मैराथन क्लास होगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा। तो कल जैसा कि आप लोग क्लास आने वाला है उसमें आएगा केमिस्ट्री का क्लास, उसके बाद बायोलॉजी, फिजिक्स, सारा का मैराथन आप लोगों को मिलेगा एक एक करके। डेली क्लासेस हो रही है, मैथ्स का भी डेली क्लासेस हो रही है, और साइंस का भी हो रही है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इंग्लिश का भी हो रही है, और जीके का भी हो चुका है, और उसका भी आगे होगा। तो देखिए यहाँ पे बतलाइए कि एक व्यक्ति का निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर, तो उसे 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे इसको क्या दिक्कत है। तो व्यक्ति के पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है, इसका निकट बिंदु जो है वो 50 सेंटीमीटर है, लेकिन उसका 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु नहीं दिखाई देती है, और पास की वस्तु अच्छा से नहीं दिखाई देती है। तो क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई दे रही है लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो दूरदृष्टि दोष होता है। दूरदृष्टि दोष होता है, दूर की वस्तु तो दिखाई दे रही है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो दूरदृष्टि दोष, जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है, यानी कि उत्तल लेंस का चश्मा का उपयोग करके इसको ठीक किया जा सकता है। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, तो कहीं कहीं आपको अभिसारी लेंस भी देखने को मिल सकता है। तो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर जो आपको निकट दृष्टि दोष होता तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का चश्मा का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है बट दूर की वस्तु जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि 4 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध समांतर जुड़े हैं, तो इसके संयोजन को 24 वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया है, तो 4 ओम प्रतिरोध में धारा कितनी होगी, बतलाइए। यहाँ पे 4 ओम प्रतिरोध में धारा कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए दिया क्या क्या है, 4 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध दिया है और वो भी समांतर क्रम में दिया है। तो समांतर क्रम में दिया हुआ है तो, और इसका जो वोल्टेज है वो दोनों में वोल्टेज समांतर रहेगा, क्योंकि यहाँ समान रहेगा, क्योंकि समांतर क्रम में यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे क्या निकालना है सबसे पहले,
तो हम यहाँ पे निकालेंगे धारा का फॉर्मूला लगाएंगे I बराबर V अपॉन R लगाएंगे और V बराबर कितना दिया हुआ है, V बराबर 24 दिया हुआ है और R बराबर जो यहाँ पे हो जाएगा वो R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर 4 ओम प्रतिरोध को धारा में कितनी, तो 4 लगा देंगे 4 ओम, तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो 6 एम्पियर आ जाएगा। 6 एम्पियर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर जो बोला है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में क्या समान रहता है। अगर जो यहाँ पे समांतर क्रम में बोला है तो आपको ध्यान देना है कि समांतर क्रम में जो है वो वोल्टेज हमेशा समान होता है। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं समांतर क्रम में, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, वोल्टेज समान होता है यानी कि बराबर होता है। और श्रेणी क्रम में क्या बराबर होता है, और श्रेणी क्रम में धारा बराबर होता है, धारा बराबर होता है। ये दो चीज़ आपको याद रखना है। समांतर क्रम में है तो उसमें वोल्टेज समान रहेगा और अगर श्रेणी क्रम में कोई परिपथ है तो उसमें धारा जो है वो बराबर रहेगा, धारा उसमें बराबर रहेगा। क्लियर है। अगला यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 की 6 ओम और 3 ओम प्रतिरोध समांतर जुड़े हैं और इस संयोजन को 18 वोल्ट से जोड़ा गया है तो परिपथ में कुल धारा कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए कुल धारा पूछ रहा है कि समांतर क्रम में है, कौन सा क्रम है, समांतर क्रम, तो इसमें जो वोल्टेज है वो समान होगा। समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, धारा अलग अलग होता है, लेकिन श्रेणी क्रम में जो है वो धारा समान होता है, वोल्टेज अलग अलग यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि 6 ओम और 3 ओम प्रतिरोध समांतर से जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसमें कुल प्रतिरोध निकालेंगे, तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R टोटल जो हो जाएगा, R टोटल कुल प्रतिरोध। तो R टोटल को निकालने के लिए हम देखेंगे कि समांतर क्रम में है तो इसका जो फार्मूला होता है वो R इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं, R टोटल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, जैसा कि पहले की क्लास में बता चुके हैं। अगर समांतर क्रम में है तो 1/R1 प्लस 1/R2, अगर श्रेणी क्रम में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 उस तरह से जुड़ता है। तो यहाँ पे समांतर क्रम में है तो हो जाएगा 1/R1 की जगह 1/6 प्लस 1/3 बराबर यहाँ पे 6 LCM हो जाएगा, 1 + 2 = 3/6। इसको काटेंगे तो 1/2 और यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/2, तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 2 ओम। 2 ओम हो जाएगा, सिर्फ कितना हो जाएगा 2 ओम। इसको अगर काट देते हैं तो ऊपर वाला यहाँ पे मिटा लेते हैं, फिर उसके बाद सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए R टोटल हमारे पास कितना आ गया, 2 ओम आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ पे आगे बोल रहा है कि इसका 18 वोल्ट से जोड़ा गया है तो कुल प्रतिरोध I बराबर जो हो जाएगा, कुल प्रतिरोध I बराबर हो जाएगा V/R होता है। तो R यहाँ पे टोटल है, ओम का नियम आपको पता है, V बराबर IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर जो हो जाएगा वो V/R हो जाएगा। तो V जो दिया है 18 वोल्ट और R निकल कर आया 2 ओम, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे 9 एम्पियर आ जाएगा, 9 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C 9 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर है। नौ एम्पियर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्वेश्चन नंबर 22 कि 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। बतलाइए, समांतर में जुड़े हैं तो क्या होगा। तो हम यहाँ पे समांतर में हैं तो इसको बतलाते हैं। आपको कमेंट करना है कि अगर श्रेणी में जुड़ता है तो क्या होगा, श्रेणी क्रम में अगर है तो क्या होगा, ये कमेंट करके आप लोग बतलाइए। और समांतर में है तो क्या करना है, 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करना है। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 और यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट यहाँ पे करते हैं। 6 2 3 6 का एलसीएम लेंगे 6,
3 + 2 + 1 बराबर 6/6 और इसको काटेंगे तो 1 आएगा और इसको भी उल्टा करेंगे फिर भी 1 ही आएगा, यानी कि 1 ओम हो जाएगा। 1 ओम हो जाएगा। अगर आपसे श्रेणी क्रम में पूछता है तो 2 + 3 + 6 कर देंगे, 3 2 5 और 6 11 ओम हो जाएगा। अगर श्रेणी क्रम में होता है तो, श्रेणी क्रम में है तो 11 ओम और समांतर क्रम में है तो 1 ओम यहाँ पे होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे कि 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इस संयोजन को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया है तो 4 ओम प्रतिरोध में उत्पन्न शक्ति कितनी होगी। 4 ओम प्रतिरोध में उत्पन्न शक्ति यहाँ पे पूछा है। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो यहाँ पे हम इसका आर जो है प्रतिरोध जो है वो टोटल निकाल लेंगे। तो आर तुल्य बराबर, इसको हिंदी में यहाँ पे तुल्य भी लिखते हैं, तो बस आर तुल्य बराबर जो हो जाएगा वो R1 + R2, तो 2 + 4 = 6 हो जाएगा, यानी कि 6 ओम हो जाएगा इसका कुल प्रतिरोध। अब यहाँ पे हम धारा निकालेंगे। यहाँ पे कुल धारा कितना हो जाएगा, कुल धारा हम निकालेंगे तो कुल धारा जो हो जाएगा वो I बराबर V/R। V बराबर कितना दिया हुआ है तो 12 वोल्ट दिया है और R बराबर जो निकाले हम वो 6 निकाले, तो इसमें जो हो जाएगा वो 2 एम्पियर हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। अब क्या करना है, अब शक्ति निकालना है। कितना प्रतिरोध के लिए, तो 4 ओम प्रतिरोध में उत्पन्न शक्ति। तो शक्ति बराबर हो जाएगा P बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, शक्ति का फार्मूला आपको पता होगा, पहले भी बता चुके हैं। इसका एक फार्मूला I²R होता है, निकाल के बताएं आपको। ऐसे P बराबर VI होता है, लेकिन इसी से हम लोग निकाले थे P बराबर I²R, P बराबर V²/R, P बराबर VQ/T, P बराबर W/T। ये सारा फार्मूला हम आप लोगों को निकाल कर बताएं, एक एक फार्मूला सोल्व करके बताएं कि कैसे निकलेगा, कैसे बनेगा। तो आपको P बराबर I²R यहाँ पे फार्मूला लगाना है। तो I² की जगह पे क्या रखना है, 2 का स्क्वायर रखेंगे, क्योंकि 2 एम्पियर यहाँ पे आया है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और R बराबर क्या बोला है, तो R बराबर भी आपको 4 रखने को बोला है, तो 4 × 4 करेंगे तो 16। और यहाँ पे क्या है, शक्ति है तो इसका वाट हो जाएगा पावर, तो 16 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 16 वाट हो जाएगा। अब एक एक फार्मूला को यहाँ पे सॉल्व करने की समय नहीं है, अब सिर्फ 1 वीक बचा है, 1 वीक बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अब आपको तो फार्मूला याद कर ही चुके होंगे अब तक आप लोग। क्लियर है। विद्युत शक्ति जो है उसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चले। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि 5 ओम के प्रतिरोध में 3 एम्पियर धारा 4 मिनट तक प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी, उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी बतलाइए। तो यहाँ पे देखिए 5 ओम के जो प्रतिरोध है इसमें 3 एम्पियर धारा 4 मिनट तक प्रवाहित होती है तो ऊष्मा बराबर निकालने को बोला है। तो ऊष्मा बराबर क्या करेंगे, जूल का तापन नियम याद है, जूल का तापन नियम I बराबर I²RT बताए हैं, I²RT। तो I क्या हो जाएगा, I बराबर 3 एम्पियर दिया है धारा तो 3 का स्क्वायर 9 करेंगे। R बराबर प्रतिरोध बराबर दिया है 5 ओम तो 9 × 5 करेंगे और समय बराबर दिया है 4 मिनट तो इसको सेकेंड में बदलेंगे तो 4 × 60 करेंगे तो 240 आएगा। इसको गुना कर देंगे तो 9 × 5 45 और 45 × 240 यहाँ पे करना है तो आपका जो निकल कर आएगा वो 16,200 निकल कर आएगा और जूल में आएगा, क्योंकि जो ऊष्मा होता है, ऊर्जा होता है, ये सब का SI मात्रक होता है, जूल होता है। तो जूल में इसका लिखना है 16,200 जूल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी 16,200 जूल। क्लियर है, 16,200 ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 25 है कि 100 वाट और 60 वाट के 2 बल्ब समान वोल्टेज पे चलते हैं, किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा बतलाइए। 100 वाट और 60 वाट के 2 बल्ब हैं, समान वोल्टेज पर जलते हैं तो किस बल्ब का प्रतिरोध यहाँ पे अधिक होगा, क्या 100 वाट का अधिक प्रतिरोध होगा या 60 वाट का प्रतिरोध अधिक होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
P बराबर वी आई, आपको पता ही है फार्मूला P बराबर वी आई। तो यहाँ पे क्या क्या हमें संबंध बोला है, प्रतिरोध में और उसका वोल्टेज में, यानी कि V और I में बोला है। तो हम यहाँ पे I बराबर निकालेंगे तो P अपॉन वी हो जाएगा, I बराबर P अपॉन वी हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे P बराबर वी आई तो होगा, लेकिन मेरे को यहाँ पे किस में संबंध बोला है, वोल्टेज में और प्रतिरोध में। तो वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच का हम लोग को देखना है, तो P बराबर वी आई होता है। और हम लोगों ने एक फार्मूला निकाले थे कि वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर हम लोग एक फार्मूला देखे थे, याद अगर होगा तो। कैसे निकाले थे, तो ये आई की जगह पे हम लोग मान रखेंगे, आई की जगह पे वी बराबर आई आर, जो ओम का नियम है आई आर, तो आई बराबर वी अपॉन आर, तो इसके जगह पे ही वी अपॉन आर रखते हैं, तो वी स्क्वायर अपॉन आर निकल जाता है। तो वी स्क्वायर अपॉन आर निकलता है, तो P बराबर जो फार्मूला निकल कर आया वो वी स्क्वायर अपॉन आर आया। अब आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि आपके सामने ये जो फार्मूला निकल कर आया, इसमें आपको क्या क्या लग रहा है, ये जो फार्मूला है इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो आपको एक यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पावर यानी कि शक्ति, और एक यहाँ पे आपको प्रतिरोध। अब इन दोनों जो है वो एक दूसरे के व्युत कर्मानुपाती है, और व्युत कर्मानुपाती होता है तो क्या होता है, पावर जो है वो व्युत कर्मानुपाती हो जाता है प्रतिरोध का। तो जितना ज़्यादा पावर रहेगा उसका प्रतिरोध जो है उतना कम रहेगा, और जितना कम पावर रहेगा उसका जो प्रतिरोध है उतना ज़्यादा होगा। यानी कि एक दूसरे के व्युत कर्मानुपाती होगा, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, और दूसरा घटता है तो एक बढ़ता है। इस तरह से होता है व्युत कर्मानुपाती में। तो पावर जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन बोला है किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। अगर प्रतिरोध जो है वो अधिक होता है तो पावर जो है वो कम होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर कम, तो 60 वाट का जो बल्ब है उसका पावर जो है वो कम है, शक्ति उसका कम है, तो उसका प्रतिरोध जो है अधिक होगा। तो 60 वाट का जो बल्ब है उसका प्रतिरोध अधिक होगा, 60 वाट का जो बल्ब है उसका प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि 220 वोल्ट का आपूर्ति पे 1100 वाट का हीटर प्रतिदिन 2 घंटा 15 दिन चलता है। तो 1 यूनिट बराबर 6 रुपये होने पे कुल बिजली खर्च होगा। बतलाइए 1 यूनिट में अगर 6 रुपया लगता है तो टोटल कितना खर्च होगा, जबकि 1100 वाट का हीटर 2 घंटा प्रतिदिन चलता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको कुल ऊर्जा निकालना होगा, कुल ऊर्जा निकालना होगा। कुल ऊर्जा बराबर हो जाएगा शक्ति गुना समय, शक्ति गुना समय, शक्ति गुना समय। शक्ति कितना दिया है, तो 1100 वाट दिया है, तो 1100 वाट दिया है। तो यहाँ पे जो हम निकालने वाले हैं वो किलोवाट आवर में निकालेंगे। तो इसको जो है वाट को किलोवाट में बदलेंगे, तो 1000 से भाग लगा देंगे, तो ये जो है वो किलोवाट में आ जाएगा, और यहाँ से वाट को हटा देंगे। गुना समय दिया गया है 2 घंटा, और कितना दिन तक चलता है, तो 15 दिन तक। तो टोटल हम 30 घंटा लिख सकते हैं। 2 घंटा एक दिन में, तो 15 दिन में 30 घंटा चलता है। और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 गुना 3 यानी कि 33 किलोवाट आवर यहाँ पे बचता। यानी कि जो टोटल कुल ऊर्जा लगने वाला है वो 33 किलोवाट आवर यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे बोला है 1 यूनिट कितना को बोलते हैं, तो 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं। तो 33 यूनिट यहाँ पे बच रहा आ रहा है। तो 1 यूनिट में 6 रुपया लगता है, तो 33 यूनिट में कितना लगेगा, तो 33 गुना 6 कर देंगे, 33 गुना 6 कर देंगे। तो यहाँ पे निकल कर आएगा 6 गुना 3 यानी कि 18, और एक यहाँ पे 19 यानी कि 198 रुपया आ जाएगा। 198 रुपया हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 198 रुपये इसका टोटल जो बिजली का खर्च आने वाला है वो 198 रुपये आता है, 198 रुपये आता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि किसी विद्युत उपकरण पर 220 वोल्ट 1100 वाट लिखा है, तो सामान्य अवस्था में उसमें बहने वाली धारा लगभग कितनी होगी।
तो यहाँ पे उपकरण है उस पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है, तो सामान्य अवस्था में उसमें बहने वाली धारा पूछ रहा है। तो P बराबर वी आई, आपको पता है P बराबर वी आई, तो I बराबर यहाँ पे निकालना है। तो I बराबर P अपन भी, P बराबर कितना दिया है 1000 वाट दिया है और यहाँ पे 220 वोल्ट पे दिया है, तो 10 से 10 100/22 बचता है। तो इसको काटेंगे तो अप्रोक्स यहाँ पे जो आएगा लगभग 4.55 आएगा, यानी कि 4.55 एम्पियर, 4.55 एम्पियर लगभग यहाँ पे आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 28 है कि किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसको आधा कर दिया जाता है, तो नया प्रतिरोध क्या होगा? नया प्रतिरोध क्या होगा यहाँ पे बतलाइए। कभी कभी आपसे प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछेगा तो ओम याद रखना है, ओम होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं प्रतिरोधकता के बारे में, जो कि आपका एसआई मात्रक पूछता है। तो यहाँ पे बताने वाले इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो है R बराबर हम लगाते हैं, फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा R बराबर, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? रो L/A को यूज करेंगे। हल्का सा रुकिएगा, यहाँ पे पेन नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ पे R बराबर जो लिखेंगे वो लिखेंगे रो L/A लिखेंगे। रो जो होता है ये प्रतिरोधकता होता है, इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। L जो होता है लंबाई होता है और A जो होता है वो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, जो कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है, और R जो है वो प्रतिरोध होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता जो होता है रो जो होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है, याद रखना है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर में भी आया है। हम इसको डिराइव भी किए थे, कैसे ओम मीटर होगा आप लोग वहाँ पे निकाल लीजिएगा। यहाँ पे भी अगर आप लोग निकलवाना चाहे तो देखिए कैसे होगा। रो जो है वो R गुना A करेंगे, तो यहाँ पे रो बराबर जो हो जाएगा वो R गुना A, और L जो है वो नीचे आ जाएगा। प्रतिरोध होता है R और स्क्वायर इसका A मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया का, क्षेत्रफल का, और लंबाई का मीटर होता है, तो मीटर से मीटर कट जाता है और सिर्फ ओम मीटर बचता है, जो कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है, हमको निकालने को दिया है R बराबर रो L/A, यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है? इतना के मान 10 दिया है, यानी कि 10 ओम दिया है। तो हम एक नया प्रतिरोध यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक नया प्रतिरोध हम R बराबर निकालते हैं, R डैश बराबर नया प्रतिरोध रो L बराबर क्या हो जाएगा? L जो है लंबाई को दोगुनी कर दिया जाता है, यानी कि 2L कर दिया जाता है, और इसका क्षेत्रफल जो है उसको आधा कर दिया जाता है, यानी कि A/2 कर दिया जाता है। आगे सॉल्व करेंगे तो रो 2L अपॉन, यहाँ पे जो A/2 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे 2/A हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का 2 गुना 2 करेंगे तो 4, और रो L/A आएगा। यहाँ पे देखिए R डैश बराबर 4 रो L/A आएगा, और यहाँ पे जो हमारा मान आया था सबका रो L/A बराबर हमारे पास 10 ओम दिया है, तो इसके जगह 10 रखेंगे तो 4 गुना 10 करेंगे तो जो नया प्रतिरोध आएगा वो 4 गुना 10 बराबर 40 ओम यहाँ पे निकल कर आएगा। 40 ओम निकल कर आएगा, यानी कि सीधे 4 गुना हो जाता है। यदि लंबाई को दोगुनी किया जाता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधी कर दिया जाता है, तो यहाँ पे जो नया प्रतिरोध आएगा वो सीधे 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। क्लियर है कैसे निकालना है? उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। क्लियर है यहाँ तक? बतलाइए। यहाँ तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े परिपथ में 2 एम्पीयर धारा 5 मिनट तक बहती है और बैटरी द्वारा दी गई विद्युत ऊर्जा होगी। बैटरी द्वारा दी गई विद्युत ऊर्जा क्या होगा यहाँ पे बतलाइए। विद्युत ऊर्जा कितना होगा बैटरी द्वारा अगर दिया जाता है तो यहाँ पे देखिए क्या आपको सबसे पहले करना है। दिया गया है V बराबर दिया गया है 12 वोल्ट और I बराबर दिया गया है 2 एम्पियर और समय बराबर दिया गया है 5 मिनट, और इस मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे तो 300 सेकंड आएगा, 300 सेकंड आएगा। तो अब हम यहाँ पे सीधे ऊर्जा बराबर निकालते हैं। ऊर्जा बराबर शक्ति गुना समय, तो शक्ति कितना दिया हुआ है, शक्ति यानी कि P गुना समय T,
तो शक्ति हमारे पास सीधे नहीं दिया है, तो शक्ति को भी हल्का से इसका फार्मूला को और मॉडिफाई करते हैं। तो P बराबर क्या होता है, वी आई होता है, यानी कि V इंटू आई गुना T हो जाएगा। तो V के जगह पे तो मान दिया है ये 12 वोल्ट गुना I के जगह 2 एम्पियर गुना समय की जगह पे 300। तो इसको गुना करेंगे 12 गुना 24 यानी कि 48, और 48 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 गुना 2 यानी कि 24, और 24 गुना 3 करेंगे तो 24 तिया 72 पे 2 जीरो यानी कि 7200 जूल आ जाएगा, 7200 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7200 जूल। क्लियर है यहाँ तक? 7200 जूल हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ तक बतलाइए क्लियर है? अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी जो है हम अगले क्लास में आप लोगों को फिजिक्स का भी मैराथन क्लास लेकर आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का मैराथन होगा, मैथ्स का भी मैराथन क्लास होगा। तो इस लास्ट क्वेश्चन को चलिए सोल्व करते हैं। इसके बाद आपको नीचे आंसर की के साथ आप लोगों को PDF जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसको फिर से भी रिविज़न कर सकते हैं। किसी घर में 220 वोल्ट तथा 1100 वाट का हीटर और 220 वोल्ट पर 100 वाट का बल्ब समांतर जुड़े हैं, तो दोनों से कुल धारा कितनी होगी? कुल धारा यहाँ पे पूछा है, कुल धारा यहाँ पे पूछा है, I बराबर पूछा है। तो I बराबर आपको पता है यह फार्मूला, P बराबर भी I बराबर जो हो जाएगा वो P अपन V हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो पावर जो है वो अलग अलग दिया है। वोल्टेज तो सेम है बट पावर जो है वो अलग अलग दिया है। तो कुल शक्ति हम निकाल देंगे, पावर जो है उसको टोटल निकाल देंगे। तो P टोटल बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2 बराबर यहाँ पे कितना दिया, 1000 वाट प्लस 100 वाट, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो 1100 वाट आ जाएगा। और पावर हमारे पास 1100 वाट आ गया, और यहाँ पे वोल्टेज दिया है वो 220 वोल्ट दिया है। तो धारा बराबर क्या होगा आप लोग निकाल के कमेंट करके बतलाइए। धारा बराबर आप लोग कमेंट करके बतलाइए इसका आंसर क्या होगा। और बाकी आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। क्लासेस कंटिन्यू हो रहा है तो आप लोग क्लासेस करते रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।